नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाला है टीजीटी पीजीटी पीआरटी वाला, तो आपके 2024 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जिसमें हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आ जाते हैं और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सीखने के रूप में आकलन। यह सहायता करता है बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशल का निर्माण करना, लेबलिंग के बिना रिपोर्टिंग या बच्चों की तुलना करना, शिक्षक को शिक्षण अधिगम को संशोधित करने व समीक्षा करने में सहायता करता है या सीखने के अंतर को जानने में सहायता करना। तो सीखने के रूप में आकलन ये किसके रूप में सहायता करता है, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन ए को, बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशल का निर्माण करना। आकलन क्या है? आकलन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया की समीक्षा करने में सहायता मिलती है। तो इसी कारण से जो यहाँ पर ऑप्शन ए को माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, बच्चों की शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकी ये सम्मिलित करती है बच्चों के विचारों की खोज, दैनिक जीवन के अनुभव, वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट। तो कोट वाला क्वेश्चन है और कौन से वाला इसमें सही है। अब इसमें अगर हम सही देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन एक को माना गया है, मतलब ये तीनों ही जो यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। तो बच्चों के शिक्षण अधिगम और आकलन में बच्चे के विचारों की खोज, दैनिक जीवन के विभिन्न अनुभव, वर्तमान समझ का आकलन करने के लिए वर्कशीट जैसी तकनीकों को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षण अधिगम एवं आकलन तकनीकों में बच्चे के विचारों को जाने बिना प्रारंभ करना उचित नहीं है और बच्चों में अधिगम के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो, इसके लिए उनके विचारों को समझना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आ जाता है, पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चे को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव के द्वारा, अमौखिक विवरण और मूर्त अनुभव के द्वारा, मौखिक विवरण और अमूर्त अनुभव के द्वारा या केवल मौखिक विवरण के द्वारा। तो पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चे को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है, जो यहाँ पर ऑप्शन एक में आई है, मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव के द्वारा। नेत्रहीन जो बच्चे हैं कौन सी लिपि से पढ़ते हैं? हमें ब्रेल लिपि से, और देखने में अक्षम होते हैं, मतलब देख नहीं सकते हैं परंतु सुन सकते हैं, इसलिए मौखिक विवरण को भी आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही हाथों से ब्रेल लिपि को स्पर्श कर मूर्त अनुभव से अधिगम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का आकलन करते समय शिक्षक को बच्चों के बीच तुलना करनी चाहिए, बच्चों का धीमा, खराब, बुद्धिमान आदि लेवल करना चाहिए, सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि अंकों पर, साप्ताहिक परीक्षण पर जो है अभ्यास करना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का जो आकलन करते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 में जो आया है, सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके अंकों पर। एक शिक्षक को कभी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सामान्य बच्चों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए और न ही बच्चों का दिमाग, खराब, बुद्धिमान आदि का लेवल करना चाहिए। एक शिक्षक के लिए सभी बच्चे समान होते हैं और सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। तो शिक्षक के इस व्यवहार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट आ जाता है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं? औपचारिक, संवेदी, मूर्त या पूर्व से क्रियात्मक अवस्था में। ये जो जीन पियाजे जो है इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बतलाई थी। तो इनमें देखें तो यहाँ पर कौन सी अवस्था है? वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित होती है? और ये हो जाती है मूर्त से क्रियात्मक अवस्था में। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की मूर्त से क्रियात्मक अवस्था में विकसित करते हैं, और ये जो अवस्था है ये होती है 7 से 11 वर्ष की। औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था, और ये अंतिम अवस्था है
जो 7 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। और संवेदी परक अवस्था, इस अवस्था में सभी मानसिक क्रियाएं संवेदी प्रक्रियाओं के रूप में संपन्न होती है। जैसे भूख लगने पर बच्चा रो कर व्यक्त करता है। तो ये जो अवस्था जन्म से 2 वर्ष की मानी गई है। इंद्रिय गामक अवस्था भी कह देते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। फिर पूर्व, मूर्त और अमूर्त या औपचारिक। तो ये 4 अवस्थाएं यहाँ पर मानी गई हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही है। इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं। इनमें पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुण अपेक्षाकृत उच्च कोटि का होता है। ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। तो अधिगम में जो अक्षम बच्चे हैं इनके बारे में सही है, एक सही कथन है कौन से वाला, जो ऑप्शन 3 में है, पहले वाला और तीसरे वाला, कि इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं, याद नहीं रहता है, और ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में भी असफल होते हैं। इसके बाद आ जाता है इंद्रधनुष के रंग हैं। VIBGYOR की तरह याद किया जाता है। यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीक है? तो जैसे 7 कलर होते हैं उनके अलग अलग यहाँ पर नाम ये रखे गए हैं। शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं आप किसी भी चीज़ को याद करने की। तो ये मुख्य शब्द विधि है, खंडनीय, स्थान विधि या प्रथम अक्षर तकनीक है। तो इसका जो यहाँ पर नाम लिया गया है प्रथम अक्षर तकनीक। जैसे वी है, वी से कौन सा कलर बनता है? वायलेट, बैंगनी कह देते हैं जिसको। आई का मतलब इंडिगो से है। बी का मतलब ब्लू, नीले से है। जी का मतलब ग्रीन से है, हरा। वाई का मतलब येलो, पीले से है। ओ का मतलब ऑरेंज, नारंगी से हो। आर का मतलब रेड से है। तो VIBGYOR इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता। अभिक्षमता है, बुद्धि है, रुचि है या व्यक्तित्व है। तो इसमें देखें तो ऑप्शन 3 वाला रहेगा। तो बुद्धि जो यहाँ पर ये मानी गई है। इसके बाद आ जाता है किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तत्क्षणिक व्यवहार पर घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है? प्रेक्षण, आत्म प्रतिवेदन, व्यक्ति अध्ययन या फिर साक्षात्कार। अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है 1 वाला। तो कौन सी है यहाँ पर? ये प्रेक्षण है। इसके बाद है किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोजन निष्क्रिय होगा? शास्त्रीय अनुबंधन में, क्रिया प्रसूत में, संज्ञानात्मक में या फिर साधनात्मक अनुबंधन में। तो किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोजन निष्क्रिय होगा? निष्क्रिय जो है ये शास्त्रीय अनुबंधन जो है इसमें होता है। और ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी है, ये किन के द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है पावलोव ने दिया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम में उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य संबंध स्थापित होता है। और पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रयोग एक कुत्ते पर किया था। प्रेरणा, पुनरावृत्ति, समय की सन्निकटता, नियंत्रित वातावरण शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं। तो इन्होंने कुत्ता जो था उसकी जीभ पर एक प्रणाली बांधी थी और घंटी बजती थी, उसके सामने भोजन आ जाता था। तो एक दिन जा घंटी बजा दी लेकिन भोजन नहीं दिया, तब भी उसके मुंह से लार उतनी ही आई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने शोध ये किया था। नेक्स्ट आ जाता है किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है? संवेदी, दीर्घकालीन, लघु या संचयन को। तो किस प्रकार की जो स्मृति है उसको असक्रिय स्मृति कहा जाएगा? कौन सी? जो ऑप्शन 3 में है। तो दीर्घकालीन स्मृति। नेक्स्ट आ जाता है उपलब्धि की आवश्यकता है। जन्मजात अभिप्रेरक, जैविक, अर्जित या फिर सुरक्षा अभिप्रेरक। तो उपलब्धि की आवश्यकता है कौन सी है? जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में आई है, अर्जित अभिप्रेरक। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा कथन है लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में सही है? इसकी संचयन शक्ति सीमित होती है। इसकी संचयन शक्ति असीमित होती है। इसकी अधिकतम अवधि 20 से 30 सेकंड की है। तो कौन से वाला इसमें सही है? सही की बात करें तो ऑप्शन 3 वाला है, 1 और 3। इसकी संचयन शक्ति सीमित है और इसकी जो अधिकतम जो अवधि है वो 20 से 30 सेकंड की
होती है। इसके बाद है यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता है और साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता, तो ऐसी परिस्थिति में किस संघर्ष का सामना कर रहा है? उपागम उपागम संघर्ष का, परिहार संघर्ष, उपागम संघर्ष या बहुउपागम परिहार संघर्ष। तो कौन सा संघर्ष है? पढ़ना भी नहीं चाहता और फेल होना भी नहीं चाहता। तो ये जो यहाँ पर अवस्था जो है, इसको जो माना गया ऑप्शन 2 वाला, परिहार संघर्ष। इसके बाद आ जाता है सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का जो सही क्रम है, आयोजन, प्रमाणीकरण, प्रबोधन, उद्भावन, कौन से वाला है? सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम। अब जो इनमें सही क्रम है जो ऑप्शन 4 में है, आयोजन, उद्भावन, प्रबोधन और प्रमाणीकरण। ये जो सृजनात्मकता जो है, इसके संदर्भ में जो जेपी गिलफोर्ड है, इन्होंने इसे 2 भागों में बांटा था, अभिसारी चिंतन में और अभिसारी और अपसारी चिंतन में। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति रूढ़िवादी दिशा से चलता हुआ सही निष्कर्ष तक पहुँचता है और अपसरण चिंतन में व्यक्ति भिन्न भिन्न दशाओं में चिंतन करता है। इसके बाद है इस प्रकार की तर्कणा में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश करता है, आगमनात्मक, निगमन, आलोचनात्मक या सदृश्यवाची। तो कौन सी तर्कणा है जिसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियम एवं तथ्य के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश करता है? तो यहाँ पर ये नियम विधि है, निगमनात्मक, जिसमें पहले नियम होते हैं बाद में उदाहरण होते हैं, और ये आगमन जो है ये इसके बिल्कुल उल्टी है, इसमें पहले उदाहरण बाद में नियम होंगे। तो वैसे नहीं याद रहता है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, निगम नियम, पहले नियम फिर उदाहरण। इसके बाद आ जाता है तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपानों का जो क्रम है, समस्या की पहचान है, अनुमान के अनुसार प्रयोग करना है, आंकड़ों का संग्रहण है या अनुमान पर पहुंचना, निर्णय लेना, कौन सा है? कोर्ट वाला क्वेश्चन है। तो तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम है। अब इनका जो क्रम है ऑप्शन 2 में जो आया है, जिसमें 1 2 3 4 5 ये सारे आ जाते हैं। क्रम पूछा गया था तो सबसे पहले नंबर पे आएगा समस्या की पहचान, उसके बाद आ जाएगा आंकड़ों का इकट्ठा करना, संग्रहण करना, उस अनुमान पर पहुंचना, फिर जाएगा अनुमान के अनुसार उसका प्रयोग करना, और लास्ट में आ जाएगा अंतिम जो निर्णय है। नेक्स्ट आ जाता है शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं याद करके, दोहराकर, पुनः याद करके या वस्तुओं को पहचान कर। तो जो शाब्दिक कौशल है वो सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है 1 2 3 और 4, याद करके, दोहराकर, पुनः याद करके और वस्तुओं को पहचान कर। इसके बाद है लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं और पारिवारिक संबंधों को वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं, सामाजिक को, पारस्परिक, प्रतिष्ठा, परिभाषिक भाषा, कौशल भाषा या भाषा कौशल को। लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा को। इस प्रकार से यहाँ पर ये आंसर बनेगा। इसके बाद आ जाता है सकारात्मक संवेगों को निम्न उपाय से बढ़ाया जा सकता है। तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम जैसे ध्यान और योग, प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रसन्नता और संतोष, ऐसी गतिविधियों को करना जो आप करना पसंद नहीं करते हैं। कोट वाला क्वेश्चन है, कौन सा सही बनेगा इसमें? सही जो ऑप्शन 3 वाला है, तो इसमें पहला भी हो जाएगा और दूसरा भी हो जाएगा। तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम जैसे ध्यान और योग, प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रसन्नता और संतोष की खोज करना। इसके बाद है विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को कहते हैं ड्रॉप आउट रेट, ठहराव, धारण या अपव्यय। तो विद्यालय में नामांकन के बाद विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को कहते हैं, तो इसे कहा जाएगा ड्रॉप आउट रेट। इसके बाद है सनेलन चार्ट का संबंध है दृष्टिबाधिता, अधिगम अक्षमता, श्रवणबाधिता या शारीरिक अक्षमता से। तो सनेलन जो चार्ट है इसका संबंध है, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन 1 दृष्टि बाधिता से। ये जो डच आंख रोग विशेषज्ञ है हरमन सनेलन, ये जो नाम है हरमन सनेलन, तो इन्होंने 1862 में जाइक ये सनेलन चार्ट नाम से जाय विकसित किया था, और इन्होंने 5x5 कह सकते हैं जिसको 5x5
ग्रिड इकाई संकेत का प्रयोग करते हुए स्नेल चार्ट विकसित किया था। तो ये दृष्टिबाधिता जो है उससे संबंधित है। इसके बाद है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये जो मल्टी सेंसरी अप्रोच जो है इसका मतलब क्या है यहाँ पर, और इसका जो यहाँ पर अर्थ है जो ऑप्शन 1 में आए हैं, दृश्य, श्रवण, गंध और स्पर्श। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे इन अप्रोचों के माध्यम से आसानी से अधिगम करने में सक्षम होते हैं और इससे उनके समज्ञानात्मक ज्ञान में वृद्धि होती है और वह आसानी से किसी भी आभासी ज्ञान को समझ लेते हैं। इसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप में किसकी अनुशंसा करता है। शिक्षा क्रम व शिक्षण शास्त्र रटने की बजाय बच्चों को सिखाया कैसे जाए ये सिखाने में सक्षम बने। 19वीं सदी के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान व मूल्य विकसित किए जाए। उच्च माध्यमिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाए। आकलन बच्चे के सीखने व विकास में सहायता करने वाला तथा रटने पर जोर देने वाला हो। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के का जो ड्राफ्ट प्रारूप है किसकी अनुशंसा करता है, और ये करता है जो ऑप्शन 1 में है, शिक्षा क्रम व शिक्षण शास्त्र रटने की बजाय बच्चों को सिखाया कैसे जाए ये सीखने में सक्षम बनाए। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से एक सही है। मार्गदर्शन का मतलब है विद्यार्थियों को निर्देश देना। मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं संयुक्त दोनों रूपों में दिया जा सकता है। परामर्श केवल सामूहिक रूप में दिया जा सकता है। मार्गदर्शन कमजोर विद्यार्थियों को दिया जाता है। अब एक बात सही है, अब इनमें देखें तो कौन से वाली सही है कि मार्गदर्शन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। चाहे तो कोई पर्सनल व्यक्ति है या फिर कोई समूह है जैसे क्लास है, तो किसी का भी किया जा सकता है मार्गदर्शन। मतलब सही रास्ता बता दो किसी को। इसके बाद है जब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक को कोर्स पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर बुलाना चाहिए। विद्यार्थियों के स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए कहना चाहिए, कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए, कुछ चयनित प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो जब जो एग्ज़ाम है वो पास में आ जाए तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर रहेगा ज़्यादा समय उनको देना चाहिए। इसके बाद आ जाता है विद्यार्थी में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। सहयोग पर व्याख्यान देकर, समूह कार्य के द्वारा, सहयोग पर चित्र दिखाकर या व्यक्तिगत सृजनात्मक कार्य के द्वारा। तो विद्यार्थी में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है, समूह कार्य के द्वारा। इसके बाद है किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन को मूल्यांकित करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, निबंध या इन सभी को। तो किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन को मूल्यांकित करना चाहिए, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है, इन सभी के वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और निबंध। इसके बाद है जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं वह विकसित करते हैं सहकारिता, टीम भावना, सामाजिक अभिवृत्ति या इन सभी को। तो जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं वह विकसित करते हैं इन सभी को, जिसमें सहकारिता, टीम भावना और सामाजिक अभिवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो एक शिक्षक को विद्यार्थी को गलत उत्तर देने के लिए दंड देना चाहिए। तो ये तो कभी सही आंसर नहीं हो सकता, मारना पीटना जो कभी नहीं हो सकता। तो जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो एक शिक्षक उत्तर में जो गलती है उसे सुधार कर विद्यार्थी को बता देना चाहिए। उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही कराना चाहिए, उस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए और आगे के प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए। तो ऐसा भी कभी नहीं हो सकता, जो समस्या वो तो कंप्लीट की जानी चाहिए। तो इस आधार पर देखें तो कौन सा बनेगा कि उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से ही सही किया जाना चाहिए। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है हिंदी ग्रामर, इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आ जाते हैं। और जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा रहेगा संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेखन ये किस विद्वान ने किया था। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख भोलानाथ तिवारी ने, हरदेव बाहरी, डॉक्टर दिमथ्स, जॉर्ज गियर्सन। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ये थे जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, डॉक्टर दिमथ्स। एक से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाए गए सर्वनामों को संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। कोई ना कोई, सब कोई, कुछ ना कुछ, तो ये वाले कुछ शब्द हैं। तो इन्होंने ये एक ऐसी अलग श्रेणी बनाई थी। इसके बाद है इनमें से निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसका उदाहरण कौन सा है।
निश्चय का। निश्चय का मतलब क्या है? जो पक्का पता हो किसी बात के बारे में। कोई, यह, कुछ या फिर जो। अब इसमें अगर हम देखें तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आए हैं यह, जैसे कह देते हैं कि यह मेरा घर है, तो इसे पक्का पता है कि ये मेरा है, यह मेरा पेन है, तो यह है निश्चयवाचक। कोई, कुछ, ये क्या है? ये अनिश्चय के बारे में बतला रहे हैं। और जो, यह है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चय है, निश्चय है, प्रश्न है या संबंधवाचक है? जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम कौन सा भेद है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी रहेगा हमारा। तो संबंधवाचक जो है यहाँ पर ये रहेगा। जैसे, वैसे, जो, सो, जोई, सोई, या फिर जैसे यहाँ पर आया है जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये संबंध बताते हैं। इसके बाद इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम से एक नहीं है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंध नहीं रखता है। हम, कोई, तू या फिर माँ। अब जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आए हैं तू, तो पुरुषवाचक सर्वनाम से इसका संबंध नहीं है। तू किस में आता है? यह आता है मध्यम पुरुष में। मैं, हम किस में आता है? प्रथम पुरुष बहुवचन में। मैं प्रथम पुरुष एकवचन में। परंतु कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तो इसी कारण से यहाँ पर नहीं में पूछा गया था, तो यही आ जाए, क्योंकि जैसे ऊपर क्वेश्चन हमने किया था उसमें आता है। नेक्स्ट आ जाता है किसी को बुलाओ। वाक्य में किसी क्या है? संयुक्त सर्वनाम है, सर्वनामिक है, अनिश्चय है या यौगिक सर्वनामिक विशेषण है? किसी को बुलाओ। अब इस लाइन में आपने बताना है ये किसी जो आया है ये क्या है। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है अनिश्चयवाचक। किसी मतलब पता नहीं है किसको बुलाना है, किसी को बुला दो। कोई, कुछ, किसी, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अनिश्चयवाचक में आते हैं। जबकि कोई, कुछ ना कुछ, यह आ जाते हैं संयुक्त सर्वनाम में। इसके बाद है वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोलिखित जो शब्द है इनका सर्वनाम किस प्रकार चाहिए? ये जो है यहाँ पर अधोरेखित रेखांकित जो नीचे अंडरलाइन है, इस शब्दों का सर्वनाम बताना है किस प्रकार का है। संबंधवाचक का उदाहरण है, पुरुष का है, निश्चय का है या फिर निजवाचक का है। तो एक कौन सा प्रकार है अपने आप। अब यहाँ पर जो इसमें आया है कि वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, तो अपने आप से जो यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है ये निजवाचक से लिया गया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कोई, सब, कुछ, कुछ ना कुछ। किसका बताना? संयुक्त सर्वनाम का। अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा ही था, तो कुछ ना कुछ ये वाले जो हैं ये आ जाते हैं संयुक्त सर्वनाम में। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, ये संयुक्त के उदाहरण हैं। हर कोई, कुछ कुछ, कोई। इसके बाद जब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई, निश्चय, निज, अनिश्चय या संयुक्त सर्वनाम। सब कोई कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पर जो उदाहरण है ये संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। इसके बाद है आप भला तो जग भला। यहाँ पर भी इसमें आपने बताना है कौन सा सर्वनाम है। आप भला तो जग भला। पुरुष, निश्चय, निज या अनिश्चयवाचक कौन सा है? तो आप जो यहाँ पर है, आप ये अपने आप मतलब अपने आप के बारे में है, अर्थात जिसको क्या कह देते हैं निज। निज का मतलब भी क्या होता है? अपना ही होता है। इसके बाद उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में जो संबंध बोधक है वो कौन सा है? उनके बिना कुछ या फिर तुम। तो उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। अब संबंध बताना है कौन से वाला है, संबंध बोधक कौन से वाला है इसमें? उनके है, बिना है, तुम, कुछ नहीं हो, कौन से वाला है? अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जब बी वाला बनेगा इसमें। तो ये जो बिना जो आया है यही यहाँ पर इसमें सही माना गया है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं तो इन्हें संबंध बोधक सर्वनाम कहा जाएगा। आगे, बिना, पास, तो कुछ ऐसे शब्द हैं।
नेक्स्ट आ जाता है जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें हम संबंधवाचक, पुरुष, अनिश्चय या निजवाचक सर्वनाम, उन्हें हम क्या कहेंगे? तो जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में आते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? और उनको कहा जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, कितने भेद होते हैं इसके? 3 भेद। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। ये जो वह जो है, ये संबंध है, मध्यम का है, अन्य का है या उत्तम का है। तो ये वह कल मुझसे मिलने आएगी, अब ये क्या है इसमें? और इसका जो उदाहरण है ये अन्य पुरुष में आता है। जो प्रथम पुरुष जो है अन्य पुरुष, ये उसमें आता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इनमें से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। निश्चय है, संबंध है, उत्तम पुरुष या निजवाचक, किसका उदाहरण है? तो इनमें से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। जिसको हमने बुलाया था वह आए हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो कौन सा है? ये संबंधवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो, सो, कोई या फिर कौन। क्वेश्चन जहाँ पर किया जाता है, किसी से हम प्रश्न पूछते हैं, तुम कौन हो, ऐसे पूछते हैं, तो यही हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है हिंदी में सर्वनाम है 9, 11, 10 या फिर 12, तो कितने हैं? और इसमें जो है माने गए हैं 11। नेक्स्ट आ जाता है वह आप ही चला गया। अब ये जो आप है ये पुरुष है, निश्चय है, निज है या संबंधवाचक है? वह आप ही चला गया मतलब अपने आप गया। तो अपने आप गया का मतलब क्या है? तो इसका जो मतलब यहाँ पर लिया गया है अपने आप मतलब निज से। इसके बाद आ जाता है इनमें से सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, कौन या फिर सफाई, सर्वनाम शब्द है। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है, तो ये जो कौन जो है यही सर्वनाम है। इसके बाद है आपकी सब राह देख रहे हैं। तो ये जो आप है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा, आपको पता भी लग गया होगा, तो आप एकदम से देख के भी सही आंसर बता सकते हैं। तो आप अपना, तो इस प्रकार के जो शब्द है इसका मतलब निज से लिया जाता है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आ जाता है मध्य पुरुष, तो, तुम, ये मध्य में आते हैं। तो इसका सही बहुवचन कौन सा बनेगा? आप लोग, हम, तुम लोग या ये लोग। तो मध्य में आता है, मध्य में तो तुम का प्रयोग होता है, तो यही जो इसका सही आंसर हो जाएगा, तुम लोग। तुमको मुझे पढ़ाना है। अब यहाँ पर अशुद्ध अंश बताना है, तुमको मुझे पढ़ाना है। तुमको गलत है इसमें, मुझे पढ़ाना या फिर हाँ, कौन सा गलत है? अब इसका देखें तो कौन सा गलत है? अब यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन बी वाला है, मुझे, तुमको मुझे पढ़ाना है। तो सॉरी, ये जो यहाँ पर तुमको है, तुमको जो है यहाँ पर होगा, क्योंकि ये तुमको नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर आपको होना चाहिए था। इसके बाद है अनिश्चयवाचक, जहाँ पर किसी बात के बारे में हमें पक्का न पता हो। तो इसका बहुवचन का रूप किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं की या किन्हीं का, अनिश्चय में बताना है। इसका कर्ण कारक बहुवचन रूप होगा, जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर, किन्हीं से। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा एक सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुष, गुण, निज या प्रश्नवाचक, सर्वनाम का भेद नहीं है, जो ऑप्शन बी में है यहाँ पर, गुणवाचक। इसके बाद है यह मकान मेरे भाई का है, संज्ञा, संकेतवाचक, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण है।
तो ये जो दिया गया है यह मकान मेरे भाई का है, तो ये कौन सा उदाहरण है? अब ये जो यहाँ पर उदाहरण है ये संकेतवाचक का है, क्योंकि यहाँ पर इशारा कर रहे हैं संकेत कि यह जो है, यह जो भवन है ये मेरे भाई का है, इशारा कर रहे हैं संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो हम है निज में आएगा, ये पुरुष में आएगा, निश्चय में या अनिश्चय में। हम ताजमहल देखने जाएंगे। अब इसमें अगर हम देखें तो निज तो होने से रहा, क्योंकि इसमें तो आप होना चाहिए था। अब कौन सा हो सकता है इसमें? अब निश्चयवाचक जिसमें भी पूरे चीज़ का पक्का पता हो उसे कहते हैं, तो वो भी नहीं है यहाँ पर। अनिश्चय की चीज़ के बारे में ये भी नहीं है कि इसके बारे में पक्का ना पता हो। तो ताजमहल तो पक्का कह रहे हैं कि हम देखने जाएंगे, लेकिन हम जो है ये क्या है? तो हम जो है यहाँ पर एक पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब जैसे कि हमने पढ़ा तो सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। अन्य, उत्तम, मध्यम और अन्य। ये जो उत्तम पुरुष है इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक तो माँ आ जाता है इसमें, हम आ जाता है, मेरा, हमारा, हमारा, तो ये आ जाते हैं इसमें। मध्यम की बात करें तो इसमें तुम आ जाएगा, तुम, तुम्हारा, और आप आ जाएगा, तू, तुमको, तुमको, और आपको, आपको। यह जाएंगे सारे मध्यम के। और अन्य की अगर हम बात करें, अन्य की, तो इसमें वह आ जाएगा, उसे आ जाएगा, उसका आ जाएगा, उन्हें, उन्हें के बाद उनका, उसने, उन्होंने, उन्होंने, तो ये आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये उत्तम, मध्यम और अन्य वाले हैं। इसके बाद इनमें से सर्वनाम शब्द है, दान, भजन, कुछ या पढ़ना। सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम जो है यहाँ पर ये कुछ वाला है। कुछ क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, तुम, हम, वे, आप, इस प्रकार वाले जो होते हैं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। पर्सन है, निज है, निश्चय है, ये संबंध है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप आ गया है, तो इसका मतलब कौन सा है? निजवाचक है। वह बहुत अच्छा लड़का है। मैं, वह, ये निश्चय है, संबंध है, अनिश्चय ये निजवाचक है। वह बहुत अच्छा लड़का है, ये वह जो है ये क्या है? और वह का जो यहाँ पर अर्थ इसमें लिया गया है निश्चय से। इसके बाद है उत्तम पुरुष सर्वनाम के लिए किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष का निज, पुरुष, निश्चय या संबंधवाचक का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला है किसका है? पुरुषवाचक का। इसके बाद है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? संबंध, निश्चय, पुरुष या निजवाचक का। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुष जो उसका है। इसके बाद है जो शब्द पूर्व अपर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे हम कहेंगे। जो शब्द पूर्व अपर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आएगा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण, तो उसे क्या कहेंगे हम? सर्वनाम। नेक्स्ट आ जाता है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। अब स्वयं जो है, अगर स्वयं की जगह आप होता, शीला अपने कपड़े आप धोती है, तब ये पुरुष निश्चय या कोई सा भी नहीं, कौन सा होता है इसमें? तो इसमें बात एक ही है, चाहे आप हो या स्वयं हो, इनका मतलब निज से ही होता है। इसके बाद है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम, मध्यम, अन्य या किसी का भी नहीं। तो ये जो यहाँ पर लिया गया है ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है।
स्वयं, आप ही, खुद शब्द हैं, तो ये सारे एक ही तो ये जो यहाँ पर आया है इसमें, तो मैं, हम, परंतु, ये सारे के सारे जो है यहाँ ऑप्शन एक अर्थात उत्तम पुरुष के हैं। बोलने वाला जो होता है वो वक्ता, उसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। तो मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको, तो ये सारे जो है उत्तम पुरुष वाले हैं। इसके बाद अब कोई आ रहा है वाक्य में, कोई जो है ये किस प्रकार का है? अनिश्चय, संबंध, निश्चय या निजवाचक। कोई, तो जैसे कि अभी हमने देखा ही, तो कोई जो होता है वो अनिश्चय के बारे में बतलाता है, पता नहीं है कि कौन है लेकिन कोई है। इसके बाद है निम्नलिखित जोड़े में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को बताइए। मैं, हम, वह, वे, तू, तुम, या इससे या इन्होंने। अब उत्तम पुरुष की बात है, ये जो है ये हमने पढ़ा था मध्यम में। अब उत्तम की कौन सा है? उत्तम में हमने पढ़ा था मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। तो ये सारे के सारे जो है उत्तम के हैं। मध्यम की बात करें तो इसमें तू, तुम, तुमने, तुझे, तुमको, तुझसे, आपने, आपको, ये मध्यम वाले हैं। और अन्य की अगर हम बात करें तो उसमें वह, वे, यह, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इससे, उसको, तो ये सारे के सारे अन्य के हैं, प्रथम पुरुष या अन्य के। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में। दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। हमें उत्तम पुरुष कर्मकारक का बहुवचनीय रूप है। संबंध में माँ का सही रूप मेरे को होता है। यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है। अब इनमें से एक सही नहीं है, कौन से वाला? जो ऑप्शन सी में दिया गया है कि संबंध कारक में माँ का सही रूप मेरे को होता है। वह जो है इसका प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। हमें उत्तम पुरुष कर्मकारक का बहुवचनीय रूप है और यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है, तो इसलिए जो विकल्प जो सी है यहाँ पर माना गया है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो के इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।